हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर सभी सारे कार्यों को कर रहे होंगे, नियमित रूप से अपने विद्यालय जाकर होमवर्क, क्लास वर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस भी देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अपने स्कूल अध्ययन के साथ साथ आगे की जो पढ़ाई आप करने वाले हैं उसमें भी आप महारत हासिल कर पाएंगे। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पार्ट है हमारा 3 संचयन बुक का। नाम है कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। लिखा है लेखक के विक्रम सिंह जी ने। इस पार्ट में लेखक ने क्या बताया है, कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप? एनी आइडिया, एनी गैसेस कि आखिर क्या होगा इस चैप्टर में? नाम है कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। अब कुम्हार तो पता है ना आपको, घड़े का निर्माण करते हैं और वो भी सुना होगा कि गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, ये भी सुना होगा। अर्थात ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने वर्णन इस पाठ में लेखक के विक्रम सिंह जी ने, जिसमें कुछ तो कलात्मकता होगी, कुछ तो रचनात्मकता होगी। तभी तो यहाँ पर कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी चैप्टर का नाम है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कुछ कलाएं अंकित हैं। शिला पर, पाषाण पर ऐसी चित्रकलाएं हैं जो हमें बहुतायत यूं ही कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी कलाकृतियां आपके समक्ष नजर आ रही हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ को जानने से पहले लेखक परिचय की तरफ चलते हैं। तो आइए के विक्रम सिंह जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। के विक्रम सिंह जी को सादर नमन करते हैं, एक अनुभवी चेहरा और हिंदी साहित्य में जाना माना नाम। हम हिंदी के सभी साहित्यकारों को, रचनाकारों को, कवियों को हृदय से नमन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपने सद्विचारों के माध्यम से हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की। के विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह जी का जन्म जुलाई 1960 ईस्वी में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से लेकर प्रशासनिक सेवा के उच्चतर दायित्वों के निर्वाह तक डॉक्टर विक्रम सिंह अपने जीवन और लेखन के हर पड़ाव पर गहन श्रमशीलता और कर्मठता का पाठ रचते दिखाई देते हैं। समझ में आया? श्रमशीलता, परिश्रम, कठिन परिश्रम, कर्मठता, कर्म के प्रति पूर्ण रूप से अडिग रहना। ठीक है, देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा विक्रम सिंह जी को सम्मानित भी किया जा चुका है। आपने अपने नाम पर दर्ज तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद जड़ और जमीन से एक निरंतर गहरा जुड़ाव विक्रम सिंह जी के विपुल रचना कर्म में दिखाई देता है। कहते हैं ना, यदि किसी को सफलता मिल जाती है तो उसकी चाल ढाल, बोल चाल सब बदल जाती है। यूं कॉलर उठा के चलने लगते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा वाला हूं, देखना ऐसा ही नहीं हूं मैं। लेकिन इतने पुरस्कार मिलने के बाद भी, इतना सम्मान मिलने के बाद भी, उच्च कोटि में शामिल होने के बाद भी विक्रम सिंह जी अपने साधारण व्यक्तित्व के धनी दिखाई देते हैं। लिखा है जो कविता, क्या क्या रचते थे वे? कविता, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना जैसी अनेक विधाओं में फैला हुआ है इनका रचना काल। अभी तक विभिन्न विधाओं में आपकी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक प्रकाशाधीन हैं। ठीक है, समय की सिलवटों से झांकता इतिहास, सूरज चांदनी रात में। OMG, देखिए तो, सूरज चांदनी रात में। क्या चांदनी रात में कभी सूरज देखा है आपने? पढ़िएगा रचना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ताजमहल से टावर ब्रिज और नॉर्वे द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड पीस आपके बहुचर्चित और पुरस्कृत यात्रा वृत्तांत है। व्यक्तित्व बहुआयामी, रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विक्रम सिंह भारतविद के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतविद, समझ में आया? विद मीन्स पूरा, यदि देखा जाए विद्वान मीन्स भारत की संपूर्ण जानकारी के, या यूं कहें कि ज्ञाता, सर्वज्ञाता कह सकते हैं। तो भारतविद के रूप में भी इनके जाना जाता है।
इस रूप में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का सचेत अध्ययन अन्वेषण करते हुए वे अपने अध्ययन का फलक पुरातन परंपराओं की जटिल अंत ग्रंथियों से लेकर समकालीन सामाजिक सरोकारों तक फैलाते हैं। ये है उनकी रचनाएं। अब इतना गहन अध्ययन किया है उन्होंने, और बिल्कुल कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, एकदम डाउन टू अर्थ, ये होते हैं लोग। इस तरह के महान व्यक्तित्व के धनी जो अपना जीवन साधारण रूप से बिताते हैं। विचार उत्तेजक, लोकगंधी भाषा और स्वयं वदनात्मक शैली में रचित डॉक्टर सिंह का लेखन भाषा, शिल्प और वस्तु रूप के नए प्रतिमान गढ़ने के बजाय सामाजिक जीवन से विलुप्त मानवीय संवेदना की वैज्ञानिक भावभूमि तैयार करने का प्रयत्न करता पुरस्कार विदेश विभाग के अवैतनिक हिंदी विशेषज्ञ और सलाहकार रह चुके डॉक्टर सिंह को देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। न केवल भारतीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए, बल्कि देश विदेश के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। अतीत के सुनहरे शब्द चित्रों से वैज्ञानिक भविष्य की इंद्रधनुषी संभावनाओं तक की उद्देश्यपूर्ण यात्रा क्रम के अद्भुत चितेरे डॉक्टर विक्रम सिंह को हिंदी में उत्कृष्ट यात्रावृत लेखन के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान ने महापंडित राहुल संकृत्यायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब पता है आपको महापंडित राहुल संकृत्यायन कौन थे? जो यात्रा वृत्तांत में सबसे अग्रणीय माने जाते हैं। कोर्स ए में एक चैप्टर है राहुल संकृत्यायन जी द्वारा रचित लहासा की ओर, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और उनका मूल नाम जो था, राहुल संकृत्यायन जी का मूल नाम, इस वास्तविक नाम था केदार पांडे, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो वे माने जाते हैं यात्रा वृत्तांत के सर्वोपरि, या कहें कि स्तंभ। तो डॉक्टर ये जो लेखक है हमारे, उनको राहुल संकृत्यायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ओके, अब देखिए, क्या आपको इस चित्र में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या देख सकते हैं आप कि एक कोई व्यक्ति, सज्जन, बच्चा, जो भी आप समझे, कोई खड़ा है और आसपास कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं, चट्टानें सी हैं, कुछ शायद झरने हों, पेड़, पत्तियां, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, और कोई एक व्यक्ति खड़ा है। कभी आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर आप अपनी आवाज को पुनः प्रतिध्वनि सुन पाते हो, गूंज को, कि जैसे मैंने मेरा नाम लिया और फिर वहां से आवाजें आई, जैसे मैं कहूं लाली तो आवाज आएगी लाली लाली लाली, ऐसे कभी सुना है आपने? कभी अनुभव किया है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ ऐसा ही किया जा रहा हो। अब ये जो चैप्टर है कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी, इसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं, यही तो सस्पेंस है इस चित्र में, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। लेखक ने बताया है कि विगत उन्होंने अपनी स्मृतियों को हम सबके साथ साझा किया है कि एक बार वो कहाँ गए थे। यात्रा वृत्तांत की चर्चा की है उन्होंने अपनी तरह तरह की, जहां जहां भी वे जाते थे। अब लेखक का मस्तिष्क है तो लिखेंगे और हम सबके साथ साझा भी करेंगे। तो उन्होंने अपना अनुभव इस पाठ के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है, उसी को जानते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि किसी भी अति महत्वपूर्ण पहलू से आप अछूते ना रह जाएं। ध्यान से सुनिए। लेखक ध्वनि का एक अनोखा गुण बताते हुए कहते हैं कि वह एक क्षण में ही आपको किसी दूसरे ही समय संदर्भ में पहुंचा देती है। ध्वनि, साउंड, ठीक है। अभी जो मैंने कहा था कि मान लीजिए गूंज, यदि कोई खाली कमरा हो या नया मकान बना हो और वहां पर हम जाते हैं तो एक अलग सी गूंज सुनाई देती है। यदि परमानेंटली हम वहां रहने लगते हैं तो कोई गूंज नहीं सुनाई देती, क्योंकि हम लोगों की आवाजें वहां पर बस जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया लेखक ने कि ध्वनि का एक अनोखा गुण बताते हुए कहते हैं कि एक क्षण में ही आपको किसी दूसरे ही समय संदर्भ में पहुंचा देती है ध्वनि। हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या, कैसे, क्यों, कब, कहां, ये सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उपजने लगते हैं। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखक यहाँ हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब हम कभी कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक ही कोई तेज आवाज हो तो हम हड़बड़ा जाते हैं। कभी फील किया ऐसा कि मान लीजिए हम पूरी तरह से लगन से और एकदम कंसंट्रेशन से कोई काम कर रहे हैं एकाग्रचित होकर, और अचानक से कोई किधर बुम या कोई भी ऐसी आवाज हो जाए तो हम एकदम ऐसे हड़बड़ा जाते हैं।
तो ये तो वास्तविक चीज है, बिल्कुल यही कह रहे हैं। और कुछ समय के लिए कभी कभी तो भूल भी जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे थे। यस, हमें फिर से सोचना पड़ता है थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हुए कि हम कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे हम भूल जाते हैं। ठीक है, लेखक अपने बारे में कहते हैं कि वह उन लोगों में से नहीं है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक सुबह की सैर के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर वहां बने मकबरों को निहारते रहते हैं और अपनी मैम साहबों के साथ में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। लेखक ने अपना अनुभव साझा किया है कि भाई मैं कोई इतना महान लोगों में शामिल नहीं हूं कि सूर्योदय से पहले उठ जाऊं फिर सैर करने जाऊं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो आराम से सूर्य की किरण के साथ ही जागता है। लेखक तो आमतौर पर सूर्य के साथ उठते हैं और फिर अपनी चाय खुद बनाते हैं और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी आलस से भरी हुई सुबह का मजा भी लेते हैं कि चलो नींद खुल जाए, अब थोड़ा चाय बना ली जाए, अपने तरीके से जीवन व्यतीत करना, ये बताया है लेखक ने। लेखक कहते हैं कि अक्सर अखबार की खबरों पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता। अखबार आ गया तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बस एकदम उसी में डूबे रहना है। कोई बुला रहा है, पता ही नहीं कौन बुला रहा है, लीजिए चाय, चाय की सुनाई नहीं दी, और कोई बुला रहा है, पापा, ताऊ, भाई, जो भी, और हम अखबार में पूरी तरह से अंदर चले गए। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि अक्सर अखबार की खबरों पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता। उसका अखबार पढ़ना तो सिर्फ दिमाग को किसी कटी पतंग की तरह ऐसे ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। लेखक किसी एक दिन की सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दिन अभी लेखक की वह शांतिपूर्ण दिनचर्या शुरू ही हुई थी कि उसमें एक बाधा पड़ गई। अब क्या बाधा आई? हाँ, यही तो कि जब से आराम से सब कुछ हुआ जा रहा था, ना कोई बाधा ना कोई मुश्किल, ये कैसा जीवन। क्योंकि जीवन है तो बाधा है, संघर्ष है, मुश्किलें हैं। अब हुआ क्या? उस सुबह लेखक एक ऐसी कान को फाड़ कर रख देने वाली तेज आवाज के कारण जागे। यह आवाज तोप दगने और बम फटने जैसी लग रही थी। जैसे तोप की खतरनाक आवाज आती है और बम एकदम फूट जाए या फट जाए, उसकी जैसी आवाज आती है, वैसी उन्होंने सुनी। उस आवाज को सुनकर लेखक को लगा कि गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है क्या। ऐसा लगा, भाई मैं तो यहाँ अपने घर में अखबार पढ़ रहा हूँ चाय की चुस्कियों के साथ, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ? ऐसी आवाज कहाँ से आई? लेखक ने खुदा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो सिर्फ स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था। क्या खेल था भाई? स्वर्ग में देवताओं का कौन सा खेल चलता है जिससे आवाजें आ जाती हैं, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। ठीक है, बादलों की आवाज खतरनाक तरीके से आती है और एकदम बिजली कौंध जाती है और ऐसी कि ऐसा लगता है बस यहीं गिरने वाली है बिजली। ऐसी साउंड भी आप सबने सुना होगा। ओके, लेखक ने खिड़की के बाहर झांका। लेखक ने देखा कि आकाश बादलों से भरा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सेनापतियों द्वारा छोड़ दिए गए सैनिक आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे हों। आक्रमण इधर से भी उधर से भी, और इतनी खटाखट आवाजें आई जा रही थी। बिजली जैसे तलवारें तलवारों से टकराती हैं वैसे चकाचौंध मची हुई थी, आवाज आ रही थी। ठीक है, इस तांडव के गर्जन तर्जन ने लेखक को 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊना कोटी की एक शाम की याद दिला दी। अब सुनिएगा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मेरे साथ रहिएगा यहीं पर। हाँ, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है, कि अभी तो वो अपना वर्तमान का जो भी अनुभव था वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। चाय पी, उन्होंने अखबार पढ़ा और अचानक से उन्होंने एक आवाज सुनी। फिर उनको लगा क्या कोई तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और ऐसी कोई बात नहीं। बादलों की गर्जना की आवाज थी। अब उस बादलों की गर्जन या जो आवाज थी उससे उन्हें क्या याद आया? अब चलेंगे, वो हमें ले चलेंगे पास्ट में। ठीक है, अपनी स्मृतियों में। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने लेखक को 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊना कोटी की एक शाम की याद दिला दी। ऊना कोटी जगह का नाम। ठीक है, लेखक कहते हैं कि वह 3 साल पहले दिसंबर सन 1999 में ऑन द रोड शीर्षक वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। कहां गए थे वो? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कब गए थे? सन 1999 में। कैसे गए थे? ऑन द रोड, मतलब ऑन द रोड शीर्षक है। ठीक है, त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। 34% समझते हैं,
34%। ठीक है, 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे राज्यों की अपेक्षा भी खासी ऊंची है। लेखक इसकी सीमा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह तीन तरफ से तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बाकी बचा शेष भाग भारत के साथ ऐसे स्थान से जुड़ा हुआ है जहां पर हर किसी का पहुंचना आसान नहीं है। ठीक है, अब वो हमारे साथ उस जगह का मतलब उस जगह की चर्चा करने जा रहे हैं। बांग्लादेश से लोगों का बिना अनुमति के त्रिपुरा में आना और यहीं बस जाना जबरदस्त है और इसे यहां सामाजिक रूप से स्वीकार भी किया गया है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको आइडेंटिटी लेनी होगी, कोई भी आता है बस जाता है जबरदस्ती अपने उसमें कि हमें तो यहाँ रहना है और रहने लगे, बस ऐसा हो जाता है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण लेखक इसी को मानते हैं कि भाई कहीं से भी आया कोई भी बस गया तो अब जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, ना कोई नागरिकता ना कोई सिटीजनशिप, और कोई भी आ रहा है कोई भी रह रहा है, तो यहाँ से जनसंख्या दर बढ़ गई। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का त्रिपुरा प्रवास यहाँ होता ही है। लेखक कहते हैं कि पहले के 3 दिनों में उन्होंने अगरतला और उसके आसपास की शूटिंग की। जहां लेखक शूटिंग कर रहे थे वह स्थान कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था, कभी इतिहास में यह स्थान मंदिरों और पवित्र स्थानों के नाम से जाना जाता था। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने और यहीं बस जाने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इनके कारण यह राज्य विभिन्न धर्मों वाले समाज का उदाहरण भी बना है। अब ये एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर हर धर्म के या यूं कहें कि सर्वधर्म के लोग निवास करते हैं, तो एक उदाहरण बन गया। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। वाह वाह, क्या बात है। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। लेखक कहते हैं कि अगरतला में शूटिंग के बाद उन्होंने त्रिपुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ठीक है पकड़ा और टीलियामुरा कस्बे में जा पहुंचे। यहां लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया जी से हुई, जो वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक थे और उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिए गए। लोक गायक समझते हैं ना, जो फोक सॉन्ग गाते हैं, लोकगीत। जिला परिषद ने लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का प्रबंध किया। त्रिपुरा के लोग अभी दिखावटी दुनिया से दूर थे, वो अपना जीवन बड़े आराम से जीते थे। दिखावटी ये जो जैसे कि जहां कैमरा होगा, जहां पर सोशल मीडिया का अधिक जमावड़ा होगा या जहां पर कुछ शूटिंग वूटिंग हो जाए तो वो फिर लोगों को प्रभावित कर देता है और फिर लोग अपने तरीके से बनावटीपन शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ कैसा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए वहां के लोग बड़े साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई दिखावटीपन नहीं था। ठीक है, वे अपने रीति रिवाजों को ही मानते आ रहे थे। भोजन करने के बाद लेखक ने हेमंत कुमार जमातिया जी से एक गीत सुनाने की प्रार्थना की और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति से भरा एक गीत गाया। क्या बात है। उन्होंने वहीं की वादियों का वर्णन करते हुए वहां की जो ताजगी भरी हवा थी, शक्तिशाली नदियां थी, उसी से रिलेटेड एक गीत सुना दिया। लेखक को मजा आ गया, आनंद आ गया। टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक से हुई। वह गायक थी मंजू ऋषिदास। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। मोची समझते हैं, जो शूज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोग थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। ऋषिदास समझ रहे हैं, ये मोचियों के समुदाय का नाम है। लेकिन ना केवल ये मोची काम मतलब मोची वाला काम ही करते हैं अर्थात जूता या चप्पल ही बनाते हैं, बल्कि ये जो थाप वाले वाद्य यंत्र रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ढोलक, तबला, ठीक है, उनका भी बहुत अच्छे से मरम्मत का काम करते हैं। मंजू ऋषिदास के बारे में लेखक बताते हैं कि मंजू ऋषिदास एक बहुत ही आकर्षक महिला थी और वह एक रेडियो कलाकार भी थी। व्यक्तित्व की धनी, अट्रैक्टिव है ना, मतलब उनकी बोली, वाणी, व्यवहार, गीत, गायन, व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि कोई भी उनसे आकर्षित हो सकता था। साथ ही साथ वे रेडियो कलाकार भी थी। रेडियो कलाकार होने के अलावा वे नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। समझ में आया।
लेखक कहते हैं कि मंजू ऋषिदास भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वे अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी साफ पीने के पानी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। त्रिपुरा के उस मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले जहां पर हिंसा हो रही थी, टीलियामुरा वहां की आखिरी जगह थी। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से लेखक ने एक शर्त भी रखी। क्या शर्त रखी उन्होंने? यह शर्त रखी कि लेखक के कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारों से भरी गाड़ी में चलना होगा और यह काम लेखक के कैमरामैन को अपने जोखिम पर करना होगा, क्योंकि वहां पर जो था वो खतरनाक माहौल था। ठीक है। लेखक मनु कस्बे के बारे में बताता हुआ कहते हैं कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी है। नदी का नाम मनु है, जिसके किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा समझते हैं? कस्बा होता है गांव से थोड़ा सा डेवलप, टाउन कह सकते हैं जिसको, और शहर से थोड़ा सा कम विकसित। ओके। जिस वक्त लेखक की यूनिट मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंची तब शाम हो रही थी और लेखक उस शाम का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस शाम को सूर्य की सुनहरी किरणों को मनु नदी के जल पर बिखरा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य मनु नदी के पानी में अपना सोना उड़ेल रहा था। जब सूर्य की चमचमाती हुई किरणें नदी पर पड़ी तो सारा पानी जैसे चमक उठा। लेखक कहते हैं कि अब वे सब उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक गतिविधि अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना है। अब सुनिए मेरी बात, हमें क्या लगता है कोई भी वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो जो हम उपयोग करते हैं तो उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं कि बस है तो है। कभी हम उसको कह देंगे नहीं अच्छा नहीं है, कभी कह देंगे ये कोई मतलब काम का नहीं है, बेकार है, इस तरह से। लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत छुपी होती है उसको तो हम देखते भी नहीं है। ठीक है। अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। अब इतनी पतली तीली रहती है ना अगरबत्ती की, वो क्या अपने आप आ जाती है? क्या ऐसा कोई पेड़ है जिस पर इतनी पतली तीलियां लगती हैं कि निकालो और अगरबत्ती बना लो? नहीं, उसके लिए भी अलग से कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तर त्रिपुरा पहुंचाने के बाद लेखक ने वहां के जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाधिकारी कौन होते हैं? कलेक्टर। यस, वह जिलाधिकारी केरल से आया हुआ एक नौजवान निकला। उसके बारे में लेखक बताते हैं कि वह जिला अधिकारी बहुत तेज, सभी से अच्छी तरह मिलने वाला और उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। जब लेखक और वह जिला अधिकारी चाय पी रहे थे तो उस दौरान उस जिला अधिकारी ने लेखक को बताया कि टीपीएस टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह से सफलता मिली है। त्रिपुरा से टीपीएस को अब ना सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को ही भेजा जाता है, बल्कि अब तो विदेशों में जैसे बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी भेजा जा रहा है। तो ये उन्होंने उसकी बात बता दी। जिलाधिकारी ने अचानक लेखक से पूछा कि क्या वह ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। अचानक से कलेक्टर महोदय जी ने एक सवाल पूछ लिया लेखक से कि क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। अब जिलाधिकारी ने लेखक को ऊनाकोटी के बारे में आगे बताते हुए कहा कि ऊनाकोटी भारत का सबसे बड़ा तो नहीं, परंतु हां सबसे बड़े भगवान शिव के तीर्थों में से एक जरूर है, तीर्थ स्थल है। तो अब बताइए, क्या लेखक ने कहा होगा नहीं 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 हम वहां नहीं जाएंगे, या फिर लेखक ने तुरंत हाँ कर दिया होगा? क्या हुआ होगा? जिलाधिकारी कहते हैं कि यह जगह जंगल में काफी भीतर है। हालांकि जहां लेखक और उसकी यूनिट अभी थी वहां से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर ही थी, मतलब बहुत निकट थे वे ऊनाकोटी के। अब तक जिलाधिकारी ने ऊनाकोटी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया था कि लेखक के ऊपर इस जगह का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका था और लेखक समझ चुके थे कि अब तो हमें ऊनाकोटी में शूटिंग करना ही है। ठीक है। टीलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद तो लेखक अपने आप को कुछ ज्यादा ही साहसी महसूस करने लगे थे कि अब तो यात्रा करने में तो वैसे भी सबसे आगे ही थे।
क्योंकि टीलियामुरास से मनु तक की यात्रा बहुत खतरनाक थी और लेखक उन्हें पार कर चुके थे। तो उन्हें लगता था कि वह टीलियामुरास से मनु तक की यात्रा कर सकते हैं, तो ऊनाकोटी पहुंचने के लिए जंगल पार करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। जब हम कोई कार्य कर लेते हैं और फिर हमसे कहता है, मान लीजिए कोई कहे क्या तुम ये कर लोगे, हाँ ये तो मेरे ऐसे बाएं हाथ का खेल है, यूं कर दूंगा चुटकियों में। तो लेखक को भी ऐसा ही लगा था। तो उन्होंने ऊनाकोटी पहुंचने के जंगल पार करना कौन सी बड़ी बात है सोचा। लेखक हमें ऊनाकोटी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऊनाकोटी का मतलब है एक कोटि, यानी 1 करोड़ से एक कम। समझिएगा ध्यान से, कोटि का अर्थ होता है करोड़। कहते हैं ना कोटि कोटि नमन, याद है आपको? कभी सोचा है कि हम कोटि कोटि या कोटिशाह नमन क्यों कहते हैं? कोटि का अर्थार्थ होता है करोड़, मतलब हे प्रभु हम आपको करोड़ों बार नमन करते हैं। तो यहां लिखा है ऊनाकोटी के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से एक कम, 1 करोड़ से एक कम। ऊनाकोटी, कोटि मतलब 1 करोड़, ऊना मतलब उससे एक कम। ओके, ठीक है। लेखक कहते हैं कि एक काल्पनिक कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। ऊनाकोटी एक ऐसा स्थान है जहां पर शिव की, भगवान शिव की, महाकाल महादेव, ठीक है, उनकी मूर्तियां हैं 1 करोड़ से सिर्फ एक कम, इसलिए इस स्थान का नाम है ऊनाकोटी। याद रखिएगा, ठीक है। यहां पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई जाती हैं। पहाड़ों को काटकर चट्टानों से निर्मित मूर्तियां कहीं से लाई नहीं जाती हैं कि यहां से मंगवा ली, वहां से मंगवा ली और स्थापित करवा दी। पहाड़ों को, चट्टानों को काटकर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ओके, एक बहुत विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के उतरने की पौराणिक कथा को चित्रित करती है। सुना है आपने कि ये भागीरथ, ऋषि भागीरथ जी ने जब प्रार्थना की थी, क्योंकि त्राही त्राही मच रहा था, पृथ्वी लोक में पानी नहीं था, तो गंगा को स्वर्ग से लाना था। आप क्या करते, कैसे आती? गंगा मैया की बात कर रहे हैं, मतलब पवित्र नदी जो है, कहते हैं ना जिनके स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो अब उनका वेग, उनकी स्पीड इतनी अधिक थी कि यदि वो अपनी उसी स्पीड से आती तो पृथ्वी लोक तो सारा बह चुका होता। इसलिए महाकाल महादेव ने अपनी जटाएं फैलाकर जब अपना विकराल रूप धारण किया और गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, तब जाकर कहीं वहां से छोटी सी धार आई और पृथ्वी लोक पर ये आई है। ठीक है, यदि गंगा जी की उसी तरह से, उसी वेग, उसी स्पीड से धार आ जाती तो पृथ्वी लोक तो होता ही नहीं। ठीक है, यहां पर एक बहुत विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो ये जो एक मूर्ति बनी है उसमें यही दर्शाया गया है। गंगा के पृथ्वी पर उतरने के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, क्योंकि वेग, स्पीड बहुत अधिक थी कि सहन नहीं कर पाते। इसी वजह से भगवान शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव का चेहरा एक पूरी चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। कहां? ऊनाकोटी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यह पूरे साल बहने वाला एक झरना पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र भी माना जाता है। यह पूरा इलाका ही प्रत्येक शब्द के अनुसार ही देवियों देवताओं की मूर्तियों से भी पवित्र माना जाता है। यहां लेखक के कहने का अर्थ यह है कि यहां हर कदम पर आपको किसी ना किसी देवी देवता की मूर्ति जरूर मिल जाएगी, क्योंकि यह स्थान ही पवित्र है। समझ आ रहा है? आगे लेखक कहते हैं कि ऊनाकोटी में बनी इस आधार मूर्तियों का निर्माण किसने किया, यह अभी तक पता ही नहीं किया जा चुका है। इतिहास में ये नहीं मालूम हुआ है कि इनका निर्माण किसने किया, क्या हुआ है, अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। लेकिन वहां की जो मूर्तियां हैं वो ऐसी हैं, इस कदर जो और अन्यत्र कहीं नहीं देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यही बताया है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कुल्लू कुम्हार था, इसलिए पाठ का नाम है कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। आगे पढ़ते हैं। वह माता पार्वती का भक्त था और भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। कौन? कुल्लू कुमार, ऑफ कोर्स।
परंतु भगवान शिव उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। पार्वती के जोर देने पर शिव कुल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुल्लू के सामने एक शर्त रखी। शंकर जी महादेव ने कुम्हार के समक्ष एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? वह शर्त थी कि उसे एक रात में शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। ठीक है। जब महादेव और माता पार्वती के दर्शन उस कुल्लू कुम्हार को हुए तो उसने कहा, माता जी मुझे अपने पास कैलाश ले चलिए, मैं यहाँ नहीं, मतलब मुझे आपके साथ जाना है। तो शंकर महादेव बोले कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हम किसी को ले जाएंगे। नहीं, वो हट हट करने लगा। ठीक है। तो महादेव ने उसके समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम्हें क्या करना होगा, 1 रात में शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। ठीक है। कल्लू अपनी धुन का पक्का व्यक्ति था, इसलिए वह इस काम में जुट गया। लेकिन जब सुबह हुई तो कुल्लू के द्वारा बनाई गई मूर्तियां 1 करोड़ से 1 कम निकली। मतलब सिर्फ 1 मूर्ति कम रही उसकी 1 करोड़ में। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े भगवान शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों के साथ ऊना कोटी में ही छोड़ दिया और खुद माता पार्वती के साथ कैलाश की ओर चलते बने। लेखक कहते हैं कि उस जगह की शूटिंग पूरी करते करते शाम के 4 बज गए थे, क्योंकि इतना अधिक उन मूर्तियों में इतनी कला, इतनी कारीगरी, इतनी कुशलता से कार्य किया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 रात में। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के बीच जाते ही ऊना कोटी में अचानक भयानक अंधकार छा गया। कुछ ही मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। जब तक लेखक और लेखक की यूनिट अपनी शूटिंग के उपकरण समेटते, तब तक बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरसाने लगी। मतलब झमाझम बारिश होने। ऐसा लग रहा था जैसे शिव का तांडव शुरू हो गया। इसी शाम की भयानक गर्जन तर्जन को याद करके लेखक को वर्तमान में यानी ऊना कोटी जाने के 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में वैसे ही मौसम को देखकर ऊना कोटी की उन्हें याद आ गई थी। ठीक है। तो ऊना कोटी एक ऐसा स्थान, समझ में आ गया होगा कि ऊना और कोटी का अर्थ क्या है। कोटी अर्थात करोड़, ऊना का अर्थ 1 कम। तो वो जो कथा आपने सुनी उसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हर एक पार्ट को, हर एक स्टोरी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी और आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 9th हिंदी का वीडियो, तो जस्ट टाइप क्लास 9th हिंदी। प्लेलिस्ट पर जाएंगे आप। प्लेलिस्ट पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक टॉपिक को रखा गया है। जैसे क्या कि आपको क्या देखना है, सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम या संपूर्ण विवरण या फिर एनसीईआरटी समाधान, पाठ का सार, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे ही वीडियो आप क्लिक करेंगे उसी के साथ आपके समक्ष वीडियो आ जाएगा। एंड आई प्रॉमिस कि जब आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो 100% पसंद आएगा ही आएगा। और जब पसंद आ ही गया है तो प्लीज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, परिचित, जो भी रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सके और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बताइए कौन सा वीडियो होगा? यस, इसी चैप्टर के एनसीईआरटी समाधान के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।